बहुत से लोग एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके आंसर में एग्जामिनर एक्स्ट्रा ढूंढ रहा है ना कि हाँ ये बात तो इसमें अलग है होंगे। तो उन्होंने पूछा कि मिस्टर रावत आप ये बताइए कि व्हाट इज़ ज़ीरो। तो मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा कि सर क्या जानना चाह रहे हैं व्हाट इज़ ज़ीरो। तो मैंने पूछा सर से, मैंने कहा सर इन व्हाट सेंस सर, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट। बोर्ड के पास सवालों की कमी नहीं है, और भी पूछेंगे। और उनका मकसद ये नहीं है कि आप परेशान हो या आप नर्वस हो, उनका मकसद तो यही जानना है कि आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं। मैंने एक जगह लिखा था विस्लिंग, क्योंकि मैं विस्लिंग करता रहता हूँ और मैं ऐसे कोई नहीं कि मैं तैयारी करके विस्लिंग नहीं करता, हो जाती है मुझसे। तो उन्होंने कहा फिर नुकसान क्या है, तो मैंने कहा सर नुकसान ये है कि आप कहीं गलत जगह आप इसको बजा दें तो हो सकता है कोई आपको भी फिर उस तरह से डील करे। मान लीजिए कि मेरा पोस्चर ये है तो मेरा कॉन्फिडेंस भी खराब होगा। सिमिलरली इफ यू वर्क इट द अदर वे और आपका पोस्चर अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली बढ़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में। और आज यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास हो रही है नैनीताल से। नैनीताल से इसलिए क्योंकि आज के मेहमान हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के 5 ब्रांड आईएएस ऑफिसर माने जाते हैं दीपक रावत। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ तक पर हमें यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास के लिए खास तौर पर ज्वाइन किया। और मुझे याद है आपने कहा था कि फन से लेकर फंडो तक वो बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टैगलाइन या। तो वो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रमोट की जानी चाहिए यूपीएससी के लिहाज से, जैसे जो हम आगे बातचीत भी करने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाई में जब एक फन वाला एलिमेंट डाल दिया जाता है तो आसान हो जाता है पढ़ने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल एक जो कॉन्सेप्ट है एडुटेनमेंट का, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, ये होना चाहिए। और आपने कहीं ये पढ़ा होगा, मैंने भी कहीं पढ़ा है कि काम में और खेल में क्या अंतर होता है। जी। काम वो चीज़ होती है जो हमें करनी ही है, और खेल क्या होता है हम चाहे करें तो चाहे ना करें। इट्स समथिंग दैट वी नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू। लेकिन जब काम और खेल एक जैसे हों तो बहुत सी टेंशन्स कम होती हैं, बहुत से स्ट्रेस कम होता है। और शुरुआत करेंगे क्योंकि अलग अलग जो प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं और ख़ास तौर पर इंटरव्यू होता है, उसको लेकर बड़े सवाल रहते हैं छात्रों के मन में। तो आज सबसे पहले मेंस के कुछ सवाल है जो छात्रों के आते रहते हैं। मेंस को लेकर एक रिग फॉर्मूला है। एक छात्र ने लिखा ये रिगिंग है या ये कैसे आप रिग फॉर्मूला जो है वो लेकर आए हैं और इसके क्या मायने? नहीं, असल में ये जो रिग फॉर्मूला की आप बात कर रही हैं, मैंने शायद कभी फेसबुक पे इसको मोटिवेट करने के लिए डाला भी था। ये हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे जब मैं मसूरी में था, तो वहाँ पे जो स्कूल से मैं पढ़ा हूँ सेंट जॉर्ज, तो वहाँ पे एक ब्रदर कैरल थे। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि जब भी आप आंसर्स लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें रिग फॉर्मूले को आप दिमाग में रखें। तो हमने पूछा था सर रिग क्या होता है, तो रिग से उनका मतलब था एक तो रेपिटेशन ना हो, जो बात आपने कह दी है उसको बार बार अगर आप कहेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो रही है, एग्जामिनर भी नाराज हो रहे हैं और कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। तो आर तो रेपिटेशन से है, आई इररिलेवेंस। इररिलेवेंस मतलब जो पूछा जा रहा है आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, गलती से भी हुआ है कि कुछ जो पूछा गया मैंने एड्रेस नहीं किया, लेकिन जो आपने एड्रेस नहीं किया आपको उसके मार्क्स तो फिर बिल्कुल नहीं मिलेंगे ना, आपको तो 0 मिलेगा उसका। और जनरलाइजेशन इसलिए कि अगर आपका जो आंसर इतना जनरल है, इतना ज़्यादा साधारण है कि उसमें आप जानती हैं कि यूपीएससी की जो एग्ज़ाम्स है अल्टीमेटली एग्जाम्स ऑफ एलिमिनेशन है ना, और बहुत से लोग एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके आंसर में एग्जामिनर एक्स्ट्रा ढूंढ रहा है ना कि हाँ ये बात तो इसमें अलग है। अगर वो एकदम ही जनरल होगा तो उसमें अलग बात तो बिल्कुल नहीं होगी। तो उसमें जो जनरलाइजेशन वाली बात है कि इट शुड नॉट बी वेरी वेरी जनरल, इट शुड हैव समथिंग दैट इज स्लाइटली स्पेशल। जी। अच्छा, अब इसमें जनरलाइजेशन की आपने बात की, इसी में से छात्र सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या अलग करें कि अपनी एक छाप छोड़कर आए, चाहे वो इंटरव्यू हो, मेंस हो। खासतौर पर इंटरव्यू को लेकर इस तरह का सवाल आता है कि ऐसा इंप्रेशन छोड़कर आए कि जो पैनलिस्ट है, बोर्ड मेंबर्स हैं, वो इम्प्रेस हो जाएं। मुझे लगता है कि ये प्रयास करना कि मैं इम्प्रेस करूँगा, यही अपने आप में गलत है। और मुझे लगता है कि ये अंदर से ये मानना कि मुझे इम्प्रेस करने के लिए जाना है, अपने ऊपर एक बोझ है और उससे आप एक एक्स्ट्रा टेंशन ले रहे हैं। बहुत पहले जब मैं जेएनयू में था तो मुझे किसी ने कहा था कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो उसकी तैयारी आप कर नहीं सकते। इंटरव्यू का मतलब है आज तक आपने जो जो पढ़ा है, आप जहाँ जहाँ भी गए हैं, जिस से भी मिले हैं, जो कुछ आपने महसूस किया है, वो सब इंटरव्यू की तैयारी है। क्योंकि यूपीएससी उसको पर्सनालिटी टेस्ट कहता है, इंटरव्यू नहीं कहता। और जब आप अंदर ये सोचते हैं कि हाँ इसमें तो आज तक मैंने जो कुछ किया वो पढ़ाई का ही हिस्सा था, तो आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। एग्जामिनर मुझे लगता है वहाँ पे
ये चाह रहे हैं कि आप जो बोलते हैं उसमें कितनी क्लैरिटी है, पहली बात तो। दूसरी बात, अपनी बात आप दूसरे को समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं। तीसरी बात, अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जो कि बाउंसर हो, जो आपने पहली बार सुना हो, तो आप कितने कामली रिएक्ट करते हैं। मुझे लगता है ये देखा जा रहा है। तो अंदर में ये रखना कि मुझे इम्प्रेस करना ही करना है, आई थिंक एक गलत असम्पशन है। आपको वहाँ पे रहना चाहिए जैसे आप नॉर्मली रहते हैं, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, आप और मैं बातचीत कर रहे हैं ना, मैं आपको इम्प्रेस कर रहा हूँ ना आप मुझे इम्प्रेस कर रही हैं। शुड बी लाइक दैट। जी, और जैसे आपने 2-3 बातें जो अंत में कही, किस तरह जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जब जाते हैं, बाउंसर की आपने बात की, बाउंसर सवाल तो आ ही जाते हैं क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि जो आप प्रिपेयर करके गए हों डैफ के बेसिस पर या देश दुनिया में जो कुछ चल रहा है करंट अफेयर्स के बेसिस पर, कहीं और से ही सवाल आ जाए। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मैंने ये बात शायद पहले कहीं कही भी है। और जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है। तो पहली बार मेरा चयन आईआरएस में हुआ था, अगली बार आईएएस में हुआ था। जब मैं दूसरी बार दे रहा था तो मुझे याद है कि ये भूरेलाल सर का बोर्ड था ये, और नॉर्मल सवाल चल रहे थे। उत्तराखंड पे सवाल पूछे गए, जेएनयू पे पूछे गए, मेरे सब्जेक्ट्स जो थे पॉल साइंस हिस्ट्री उस पे पूछे गए। तभी मैंने देखा कि वहाँ पे एक इंटरव्यू बोर्ड में ऐसे मेंबर थे जो कोई भी सवाल नहीं पूछ रहे थे बहुत देर से, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्शियस कर दिया था मुझे देख देख के, लेकिन वो सवाल नहीं पूछ रहे थे। बाद में जब इंटरव्यू के लगभग 20-25 मिनट हो गए होंगे तो उन्होंने पूछा कि मिस्टर रावत आप ये बताइए कि व्हाट इज़ ज़ीरो। तो मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा कि सर क्या जानना चाह रहे हैं व्हाट इज़ ज़ीरो। तो मैंने पूछा सर से, मैंने कहा सर इन व्हाट सेंस सर, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैंने फ़िलासफ़ी भी सब्जेक्ट रखा था अपना, तो उसमें भी शून्यत के ऊपर एक फ़िलासफ़ी है अपनी, तो मुझे लगा हो सकता है उसमें जानना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप ये बताइए कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम ज़ीरो। तो मैंने ऑब्वियसली इसकी तैयारी नहीं की थी, शायद कोई भी नहीं करता होगा। तो मैंने उनसे कहा था कि सर वी कैन लर्न फ्रॉम ज़ीरो दैट वी शुड मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर हम ज़ीरो को किसी नंबर के आगे रख देते हैं तो वो 10 गुना हो जाता है। 1 10 बनता है, 2 20 बनता है, 3 30 बनता है। तो हमें ये सीख मिलती है कि हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेस करनी चाहिए। तो ही सेड कि इट्स गुड आंसर। और हम क्या सीखते हैं ज़ीरो से? तो मैंने उनसे पूछा सर ज़ीरो से हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें विपरीत परिस्थितियों में, इन टफ सिचुएशंस वी शुड बी न्यूट्रल, क्योंकि ज़ीरो को किसी नंबर में जोड़ा जाए तो नंबर बदलता नहीं है। 25 में ज़ीरो जोड़ देंगे तो 25 ही रहेगा, 24 में ज़ीरो जोड़ेंगे तो 24 ही रहेगा। तो हमें तटस्थ रहना ये सिखाता है, न्यूट्रल रहना सिखाता है, जो कि हमें ज़िंदगी में रहना भी चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा वो खुश हुए और फिर उन्होंने पूछा और भी बताइए और क्या सीखते हैं। तो मैंने कहा सर हमें ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, बहुत बेकार तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसके तो कम से कम ऊपर ही रहें, ज़ीरो पे ना रहें। तो वो काफ़ी खुश हुए थे और मुझे भी लगा कि इसकी मैंने तैयारी नहीं की है। और सही मायनों में ऐसे सवाल कई बार कई लोगों को अलग अलग तरह से पूछे जाते होंगे। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है, आपका कितना ठंडा दिमाग है, आप कितने विचलित नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और ये अगर आप दिमाग में ये भाव लेके जाएंगे मुझे इम्प्रेस करना है, तो शायद ये तो कभी नहीं होगा। और जो आपने कहा वही मेरा अगला सवाल भी था कि ऐसे मौक़ों पर जब आप पर बाउंसर डाले जाते हैं, ऐसे सवाल आ जाते हैं जो आपके सिलेबस में कहीं है ही नहीं, मतलब आपकी तैयारी से अलग है, तो किस तरह उसको हैंडल किया जाए? क्योंकि जैसे आपने अपने तरीके से उसको हैंडल किया, लेकिन मान लीजिए एक सवाल है जिसका फैक्चुअल ही जवाब है, और जैसे ये सवाल था, इसको एक एनालिटिकल तौर पर या जैसे आपने कहा कि अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। मेरा ये मानना है कि अगर कोई फैक्चुअल सवाल है और जिसके आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, सबसे अच्छी पॉलिसी होती है कि ऑनेस्टली आपको बोलना चाहिए सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि जैसे ही आप ये बोलते हैं वो अगले सवाल पे चल पड़ते हैं। बोर्ड के पास सवालों की कमी नहीं है, और भी पूछेंगे। उनका मकसद ये नहीं है कि आप परेशान हो या आप नर्वस हो, उनका मकसद तो यही जानना है कि आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं। और आप अच्छा एक्सप्रेस तो तभी करेंगे ना जब आपसे वो सवाल पूछा जाए जिसके बारे में आपको कुछ जानकारी हो। अगर आपसे पूछा वो जाएगा जिसकी आपकी जानकारी है ही नहीं, तो आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? जी। yes. और इंटरव्यू के ही कई सवाल हैं। एक सवाल ये भी कि डैफ कहा जाता है बहुत अहम हिस्सा है, और वहीं से आपसे कई सवालों की जो है सवाल में सवाल निकाल लिए जाते हैं। मुझे बताइए। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, DAF। अच्छा। उसमें से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, मतलब आप जो अपनी डिटेल्स लिखते हैं। अच्छा, नाम उसको आप कह रही, मतलब जो मेंस का फॉर्म भरते होंगे। जी। अच्छा। जो आप अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें आप अपनी तमाम जानकारी डालते हैं, आप नाम से लेकर हॉबीज तक। जैसे आप एक हॉबीज का आपका भी एक किस्सा है, अगर वो आप बताना चाहें। मैंने बताया था नहीं, हॉबीज का तो मैंने ऐसा देखा है हॉबीज में, जैसे जेएनयू में ऐसा होता था कि बच्चे जब फॉर्म भरते थे मेंस का तो उसी में हॉबीज़ का कॉलम होता था। जी। तो उस वक्त क्योंकि मेंस का टेंशन होता था तो
कायदे से तो हॉबीज़ वही लिखनी चाहिए आपकी हैं असली में, जो आप करते हैं, खाली टाइम में करते हैं, वही आपकी हॉबी है, वही होनी भी चाहिए। जी। तो लोग अक्सर ऐसा लिख देते थे कि मेरी हॉबी है ट्रैवलिंग, या फिर कोई लिखता था कि मेरी हॉबी है योगा, जी। और रिजल्ट आ जाता था। अब रिजल्ट आ गया उसमें, अब आपको इंटरव्यू देने जाना है, लोग सोचते हैं कि अरे यार हॉबी में तो कुछ किया ही नहीं है, जी। हॉबी की तो तैयारी नहीं है। तो जिसने योगा लिखा है फिर वो उसके बाद मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन करते थे। कुछ ने ट्रैवलिंग लिखा होता तो ट्रैवलिंग की नहीं है तो वो घूमने चले जाते थे। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट थे, उन्होंने अपनी हॉबी ट्रैवलिंग लिखी थी। जी। वो इत्तेफाक से उस वक्त रेलवे सर्विसेज में थे, जी। और लेकिन वो एग्ज़ाम दोबारा देके आईएएस बनना चाहते थे। तो बोर्ड ने उनसे पूछा, मुझे नहीं पता कौन सा बोर्ड है, कि आपकी हॉबी ट्रैवलिंग है और आप तो रेलवेज में हैं ही तो आप बदलना क्यों चाहते हैं, आप रेलवेज में ट्रैवल करते रहिए। जी। लेकिन हॉबीज़ में मैंने कुछ 2-4 चीज़ें लिखी थी। एक तो मैंने लिखा था कि मुझे पुराने गाने पसंद हैं, अच्छा। और तो उस पे उन्होंने मुझे सवाल भी पूछा, साहिल गानों साहब की के ऊपर बात पर सवाल हम पूछा। आएंगे एक बार फिर से। उसके बाद मैंने एक जगह लिखा था विस्लिंग, क्योंकि जी। मैं विस्लिंग करता रहता हूँ, जी। और मैं ऐसे कोई नहीं कि मैं तैयारी करके विस्लिंग नहीं करता, हो जाती है मुझसे। कभी कभार हो सकता है मैं एज अ स्ट्रेस रिलीजर उसको करता हूँगा, तो वो हो जाती है। तो विस्लिंग पे ही जब मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा था, उस वक्त मुझे बोर्ड में कोई मेंबर थे, और उन्होंने पूछा कि मिस्टर रावत, यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी विस्लिंग, एंड व्हाई डू यू विसल, आपको विसल क्यों करते हैं आप? तो मैंने कहा सर कि ऐसा तो कोई ख़ास बात नहीं है, पर माय फादर यूज्ड टू विसल समटाइम्स, तो मैंने शायद उनसे सीख ली होगी अनकॉन्शियसली, जी। और अब मैं विसल करता हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या कहते हैं कि इसके क्या आपको लगता है, इसके फ़ायदे क्या हैं इस हॉबी के? तो मैंने कहा सर हॉबी के तो यही फ़ायदे हैं कि आपको एंटरटेनमेंट होने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, आप खुद ही बजा सकते हैं इसको अपने आप से, कोई धुन आपको गानी हो। तो उन्होंने कहा पर नुकसान क्या है? तो मैंने कहा सर नुकसान ये है कि आप कहीं गलत जगह आप इसको बजा दें तो हो सकता है कोई आपको भी फिर उस तरह से डील करे। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने फिर मुझे पूछा कि विसल ब्लोअर क्या होता है, और हाल फिलहाल कौन विसल ब्लोअर का कोई एक मामला आया था बहुत अहम न्यूज़ में, उसके बारे में आप मुझे बताइए। फिर वो यहीं नहीं रखे, मुझे उन्होंने पूछा कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बताइए कोई विसल ब्लोइंग का क्या मामला था, उसके बारे में मुझे जवाब दीजिए। तो काफ़ी लंबा वो चला, लेकिन इससे अच्छी बात ये है कि ऑनेस्टली जो आपकी हॉबी है आपको लिखनी वही चाहिए जो वो है, क्योंकि आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसका ही अच्छा जवाब दे पाएंगे। किसी भी चीज़ की अगर आप बनावट से उसको करेंगे, आर्टिफिशियली करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल ही रहेगा और आपको स्ट्रेन देगा। सर हॉबीज़ के अलावा भी जैसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की बात की, क्योंकि काफ़ी सवाल आते हैं, इसलिए सोचा आपसे ज़रूर पूछा जाए। सवाल ये भी आते हैं कि जैसे नाम है, मतलब एज सिंपल एज योर नेम, इसको लेकर भी कई बार सवाल आ जाते हैं, स्पेशली अगर आपका नाम कुछ अलग है। या मान लीजिए अगर मेरा नाम निधि है, तो क्या वो कोश, फंड या इस तरह से जुड़ते हुए सवाल भी आ सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से अगर आपने कोई चीज़ उसमें डिस्क्लोज़ की है, तो ये जाहिर सी बात है कि आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता रहना ही चाहिए। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मुझे उत्तराखंड के बारे में पहले पूछा गया था कि यहाँ पे क्या क्या बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जी। मैंने कहा कि वेदर की प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपदाएं अक्सर आती हैं। तो फिर वहाँ पे जो बोर्ड में कोई मेंबर साहब थे, उन्हें पूछा यहाँ पे बीमारियाँ किस प्रकार की होती हैं। तो मैंने कहा सर स्टमक रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि कई बार पानी में चूना ज़्यादा होता है, तो उस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि पल्मोनरी एडिमा का क्या मतलब होता है। तो मैंने कहा सर पल्मोनरी का मतलब तो फेफड़ों से होना चाहिए, लेकिन एडिमा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा नहीं, एडिमा होता है जब पानी भर जाता है आपके फेफड़ों में, तो उसे एडिमा कहते हैं। तो खुद भी आपको हेल्प करते हैं। और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि स्नो ब्लाइंडनेस कैसे हो जाती है। तो स्नो ब्लाइंडनेस खैर उत्तराखंड में ऐसे आम पे तो नहीं होती, आप बहुत दूर कहीं ट्रैक पे जाते हैं, आपके पास सनग्लासेस नहीं हैं, तो हो सकती है। तो आपने जैसे बात कही, जो आप डैफ की बात कर रही हैं, निश्चित रूप से अगर कोई चीज़ आपने डिस्क्लोज़ की, आपने खुद ही डिस्क्लोज़ की है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। जी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल है, फ़नी भी है कहीं ना कहीं। स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि जैसे डैफ की यहाँ बात कर रही हूँ, जैसे कोई दिल्ली से आता है, कोई उत्तराखंड से आता है, तो वहाँ की मान लीजिए दिल्ली के छोले भटूरे फेमस है, तो क्या ये खाने की चीज़ों पे या जो आप स्पेसिफिक कई इलाकों से आते हैं जहाँ जिसकी कुछ एक खासियत है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल, तो वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि ये इस तरह के लाइट सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कई बार लाइट सवाल ही आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जो कल्चर उस जगह का है, जिसमें खान पान भी है, पोशाकें भी हैं, वहाँ के डांस हैं, वहाँ के म्यूजिकल फॉर्म्स हैं, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेरे समझ में इसकी जानकारी होनी भी चाहिए। जी। इसके अलावा और सोर्सेज की अगर बात करें, मेंस के लिए सोर्सेज की अगर बात करें, तो कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कई सारे सोर्सेज पिक कर लेते हैं
ये मैंने आपको कहते हुए भी सुना, और ये एक आम चिंता का विषय भी है जो स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि आजकल एक रैट रेस में, जहां आपके पास मैं इतने आपको एक सारे किस्सा बताता जी हूँ। मेरे एक जानने वाले थे जेएनयू में, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हो गया था उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरा एक कमरा है मुखर्जी नगर में, आप मेरे साथ थोड़ा चलिए मेरे कमरे में और मेरा थोड़ा पढ़ने का मटेरियल सॉर्ट आउट करिए, इसको लिमिटेड करिए। मैंने कहा ठीक है। जी तो मैं चला गया उनके कमरे में, तो मैंने देखा जो उनका कमरा है उसमें कोई किताबें नहीं थी। उन्होंने एक और गोदाम ले रखा था, असल में वहाँ पे सोर्सेज रखे हुए थे। तो मैंने देखा कि इनकी जो किताबें हैं तो फर्श से शुरू होकर ऑलमोस्ट सीलिंग तक ही जा रही हैं। जी तो मैंने कहा इतनी किताबें आपने क्यों ले रखी हैं? मैंने सोचा ध्यान से देखता हूँ क्या इन्होंने लिया है। तो मैंने देखा 6th की ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी की, उसके बाद वही उनके पास आईसीएसई की भी है, फिर वही उनके पास यूपी बोर्ड की भी है, फिर वही हिंदी में है, फिर वही इंग्लिश में भी है, फिर उन सब की गाइड्स भी हैं तीनों की। अच्छा फिर मैंने देखा कि इंसाइक्लोपीडिया उनके पास पड़ी हुई है, तो मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया। मैंने कहा ये आपने क्यों ले रखी है? कहता है कि नहीं सर पिछली बार कुछ ऐसी बीमारियों पे कुछ सवाल आए थे प्रीलिम्स में तो मैंने ली है। फिर मैंने देखा कि एक किताब उन्होंने खरीदी है पूरी एड्स के ऊपर। तो मैंने कहा ये एड्स पे किताब क्यों ले रखी है? तो कह रहा नहीं सर पिछली बार एड्स का भी सवाल आया था। तो ये एक एक्सट्रीम केस है, ये एग्जाम्पल मुझे देना नहीं चाहिए, पर एक एक्सट्रीम केस है कि लोग किस हद तक मटेरियल के लिए जाते होंगे, या उनको ये लगता है कि काश मैं पा जाऊं कि सही मटेरियल क्या होता है तो मैं तैयारी कर ही डालूंगा। लेकिन हकीकत क्या होती है, जब आप किसी से पूछें कि आपने कम से कम एनसीईआरटीज़ भी एक बार ध्यान से पढ़ ली हैं, जैसे मुझे ही कई बार फ़ोन आते हैं कि सर आप मुझे गाइड करिए कैसे पढूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी से शुरू करें। तो वो कहते हैं कि सर उसके बाद बताइए। तो मैंने कहा आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं? कहते हैं नहीं सर नहीं पढ़ी हैं। तो मैंने कहा ऐसा करिए आप ले लीजिए, ख़रीद लीजिए, और जिस दिन ख़त्म हो जाएगी तो आप मुझे दोबारा फ़ोन करिएगा। वैसे मेरे पास दोबारा कभी कोई फ़ोन आया नहीं है। तो मैं एग्जांपल ये देना चाहता हूँ, आपने सही भी कहा, क्योंकि आज की तारीख में सोर्सेज बढ़ गए हैं, इंटरनेट पे भी बहुत सोर्सेज अवेलेबल हैं, और जब हम लोग एग्जाम्स दे रहे थे उस वक्त इंटरनेट था, इट वाज देयर, इतना नहीं था कि आप उससे तैयारी उससे कर सकें। लिमिटेड कनेक्शंस थे, तब 3G भी नहीं था, 4G भी कुछ नहीं था, और फ़ोन्स भी, मोबाइल आया ही था, तो ऐसे कोई सोर्सेज नहीं थे, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे। तब भी जो है सोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने ज़्यादा होंगे। मेरा मानना है कि लिमिटेड होने चाहिए सोर्सेज, और वो इसलिए भी होने चाहिए क्योंकि आजकल आप देखेंगे, मैंने भी कुछ एक क्वेश्चंस देखे, वो सीधे तौर पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को टेस्ट कर रहे हैं आपकी एनालिटिकल स्किल्स को, आप कैसे एनालाइज करते हैं, आप कैसे किसी प्रश्न को जो कि आम नहीं है, थोड़ा हट के है, आप उस पर कैसा जवाब देते हैं। ये तभी संभव है जब आपको किसी चीज़ की बहुत बेसिक नॉलेज वो होगी, और वो तभी संभव है जब आप थोड़ा लिमिटेड पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा आप ना जाएं, एक अच्छा न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। मेरा आज भी ये मानना है एक अच्छा न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। प्राइम टाइम पे किसी एक अच्छे न्यूज़ चैनल की न्यूज़ ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता रहता है कि क्या हो रहा है, और बहुत हद तक कंटेंट अभी करंट अफेयर्स बेस्ड हो भी गया है, तो विच इज़ इन अ वे अ बेनिफिट, एक तरह से एडवांटेज भी है ना, कि आप अगर टच में हैं तो आप अच्छा करेंगे। जी। और क्योंकि देश विदेश से जुड़े, जैसे आपने कहा करंट अफेयर्स का आपने जिक्र किया, कई बार देश विदेश से जुड़े ऐसे सवाल आ सकते हैं जो आपका ऑब्वियसली पर्सनालिटी टेस्ट है, आपका ओपिनियन, आपकी अप्रोच जानना चाह रहे हैं पैनलिस्ट जो हैं। तो ऐसे में जब किसी विवादित सवाल आपसे पूछे जाएं, या कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल बिल हो, लॉ हो, देश में ही नहीं विदेश में भी कहीं भी, उसका रिस्पॉन्स कैसे दें? क्या फैक्चुअली ही बताएं, या फिर जो है अपनी अप्रोच का जो टच है वो साथ में इसका देते हुए रिस्पॉन्स चलें? बड़ा सिंपल है मैम। एक तो वो जो जनरल डिबेट के बारे में उसके 2-3 स्टैंड्स होते हैं किसी भी डिबेट के, उन 2-3 स्टैंड्स के बारे में बात करिए। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ का ये कहना है, जी। और मैं तो अक्सर ये कहता ही था, मैं अपनी राय भी बताता था, और जो लोग पसंद भी करते हैं, आपकी एक राय होनी चाहिए किसी चीज़ के बारे में, अगर आपकी राय आपको कहनी चाहिए। मेरा एक सब्जेक्ट फिलॉसफी भी था, तो उसमें तो कई बार ये भी आता था कि व्हाट डू यू थिंक, तो मैं साफ साफ लिखता था आई थिंक दिस, और इसको कहना चाहिए। लेकिन आपकी अप्रोच तो बैलेंस्ड भी होनी चाहिए, और जितनी भी वॉइसेस हैं उन वॉइसेस का आप जिक्र ज़रूर करें कि साहब ये भी एक स्टैंड है, ये भी एक स्टैंड है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है, कहने में मुझे लगता है अच्छा रहेगा। मतलब ये कहने में कोई हर्ज तो नहीं कि मतलब मान लीजिए कि अगर एक कैंडिडेट जो है वो एक पर्टिकुलर व्यू रखता है उस सब्जेक्ट पे, जो हो सकता है कि एक बेहद पॉपुलर व्यू ना हो, तो भी देना चाहिए, बतानी चाहिए कि मेरी अप्रोच क्या है। अपनी अप्रोच बनाने में तो मैम कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि मेरा ये कहना है। वो अलग बात है कि उसके बाद आपसे काउंटर क्वेश्चंस होंगे तो आप उनका भी जवाब दें। जी। और जैसे आपने कहा बैलेंस बना के रखें, ऐसी स्थिति में जहां आप एक पर्टिकुलर व्यू रखते हैं, वहां बैलेंस किस तरह से बनाया जाए फिर?
वहाँ पे बैलेंस तो इसी तरह से बनेगा कि जो और भी व्यूज़ हैं आप इनकी चर्चा करें। अगर आप केवल अपना ही व्यू कहते हैं तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है ना वो। यू विल हैव टू टॉक अबाउट व्हाटएवर आर द रेजिंग इश्यूज ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसके बारे में बिल्कुल चर्चा करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो वो वैसे भी मैम एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक इंटरव्यू पर ही मैं दोबारा आती हूँ। इंटरव्यू में ही काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल करते हैं, आई कांटेक्ट को लेकर सवाल करते हैं कि क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है हो सकता है कि बहुत A1 एटिकेट या A1 तरीके से अपने आप को प्रेजेंट ना भी कर पाते हो, विच इज़ ओके। लेकिन उस इंटरव्यू में जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उस इंटरव्यू में कैसे हर स्टूडेंट जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना आई कांटेक्ट वो मेंटेन कर पाए। मैं कहीं ये पढ़ रहा था, आई डोंट नो कितना सही या गलत है, कि जब कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच होता है तो उसमें जो वर्बल बात है वो कम्युनिकेशन का वेटेज शायद 20% होता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। और लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। और मैं एक और चीज़ कहीं पढ़ रहा था कि अगर आपका पोस्चर खराब है, मान लीजिए कि मेरा पोस्चर ये है, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी खराब होगा। सिमिलरली इफ यू वर्क इट द अदर वे और आपका पोस्चर अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली बढ़ेगा। और अगर आपको लगता है आपके कोई बॉडी लैंग्वेज में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो दोस्तों से भी हेल्प ले सकते हैं, अच्छा मिरर रख सकते हैं। बहुत से साइकोलॉजिस्ट भी सलाह देते हैं कि अच्छा मिरर आपके पास होना चाहिए। और डेफिनेटली मैम इसका रोल तो बिल्कुल है ही है। मिरर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ये तो इसके बारे में तो मैंने ध्यान से कभी पढ़ा नहीं, तो मैं इस पर सलाह नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, एक मिरर लोग रखते भी हैं, और विशेषकर किसी का पोस्चर खराब हो जाता है, और विशेषकर जो पढ़ाई करते हैं उनका भी खराब हो जाता है, या ऐसे कोई बढ़ता है या ऐसे बैठता है। आई थिंक इसको ठीक करना चाहिए। ये केवल इंटरव्यू के लिए नहीं, आपके लाइफ के लिए भी अच्छा है कि आप ठीक से बैठें। हमारी जो पूरी इनफैक्ट इंडिया की तो पूरी साइंस है मैम योगा पे, तो वो तो उस पर बेस्ड है, और एनर्जी फ्लोज पे बेस्ड है। एनर्जी फ्लोज में पोस्चर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। और इस पर खूब एनर्जी दिखाई दे रही है नैनीताल में भी। नैनीताल में बहुत अच्छी धुंध है, आप जान रही हैं। यहाँ पे मानसून्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं और लंबे भी चलते हैं, बहुत सुंदर भी होते हैं। और उत्तराखंड आने का बहुत से लोग कहते हैं गर्मियों में आना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं जाड़ों में आना चाहिए। मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड मानसून्स में ज़रूर आना चाहिए। तो हम इस तरह की जो हरियाली है और जिस तरह का मौसम देखने को मिलता है मानसून्स में, बहुत ही अलग होता है, बहुत ही सुंदर होता है। मतलब हम सही वक्त पर आप बिल्कुल सही वक्त हैं। यस, ठीक है, थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, इंटरव्यू को लेकर ही कई छात्र सवाल पूछते हैं कि स्टैमरिंग कई छात्रों को एक इशू रहता है, हालांकि कम स्टूडेंट्स को रहता है ये इशू, लेकिन स्टैमरिंग से घबराना चाहिए या जैसा भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएं वो आप वहाँ पर करें? मैम, स्टैमरिंग का अगर कोई किसी को दिक्कत है पहले से, तो वो रातों रात तो वैसे भी ठीक नहीं होगी मेरे हिसाब से। वो जैसे बोलते हैं उसी तरह से बोलेंगे, और आई एम श्योर कि जो उसमें कोई मेंबर्स हैं वो भी इस बात को अप्रिशिएट करते ही होंगे कि ये दिक्कत है। मुद्दे की बात ये है कि आपसे जो पूछा जा रहा है आप ठंडे दिमाग से उसका जवाब दे पा रहे हैं, आपका एक थॉट प्रोसेस है, तो उसको बिल्कुल मेरे हिसाब से क्रेडिट मिलना ही चाहिए, मिलता भी होगा जी। और दूसरी तरफ इसी से जुड़ा एक सवाल ये कि कैंडिडेट्स हैं, कई कैंडिडेट्स हैं जो हिंदी अच्छी बोलते हैं, जो अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं जानते। आजकल एक ना सिर्फ यूपीएससी की बात करें, लेकिन एक ओवरऑल परसेप्शन बन गया है कि जो अंग्रेजी अच्छी बोलता है ये अच्छा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही परसेप्शन बन गया, लेकिन ये गलत परसेप्शन है मैम। और हिंदी में मैं समझता हूँ कि हिंदी की अपनी इंपॉर्टेंस तो है ही है। हिंदी में कुछ हो सकता है डिसएडवांटेज हो, किसी ना किसी वजह से आ रहे होंगे, हो सकता है मटेरियल में भी आ रहे होंगे, हो सकता है कोई बायस भी कहीं ना कहीं होगा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम एक्सप्रेस ना कर पाएँ। डेफिनेटली जिनका मीडियम हिंदी है, जैसे मेरा तो हिंदी मीडियम नहीं था, लेकिन मुझे हिंदी बहुत पसंद है, बोलना भी पसंद है, लिखना भी पसंद है और सोचना भी पसंद है। तो उससे मुझे लगता है कि अगर किसी का वो मीडियम है भी तो उसके कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे प्लसेस भी ज़रूर होंगे। उस प्लसेस पे हम लोग फोकस करें, पॉजिटिव अप्रोच से काम करें, और निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अंडर कॉन्फिडेंट ना हो वो स्टूडेंट्स जो कि मान लीजिए अंग्रेजी उतनी अच्छी ना बोलते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास उसमें आपको लगता है कोई दिक्कत है, हो सकता है मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें मटेरियल बहुत ही अच्छा अवेलेबल हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल हो, उसमें ये दिक्कत आ सकती है। लेकिन वहाँ पे आजकल बहुत अच्छे अनुवाद मिल जाते हैं, और बहुत अच्छे मुझे लगता है टीचर्स भी हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। जी। और जैसे आपने टीचर्स की बात की, तो एक कॉमन सवाल स्टूडेंट्स का ये रहता है कि कई स्टूडेंट्स हैं, एक इसका भी एक परसेप्शन बना हुआ है कि भाई कहीं से भी आप हो, आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर,
आपको दिल्ली के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में आके आपको पढ़ाई करनी चाहिए, पूरा अपना बोरिया बस्ता उठा के। ये ज़रूरी है कि यहाँ आकर ही बहुत पढ़ाई से हो? बच्चे आजकल मैं देखता हूँ, जैसे नैनीताल में भी, कुमाऊं में भी काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और यहाँ से उनका सिलेक्शन भी हुआ है। कोचिंग से शायद केवल ये फ़ायदा होता होगा, मुझे लगता है कि जो लोग ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं उनको एक डायरेक्शन मिल जाता है। पहली बात तो डायरेक्शन के साथ साथ ये भी तय हो जाता होगा कि साहब ये लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको देखनी हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कोचिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप एक शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं अपने सोर्सेज को। यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर। सर एक सवाल ये भी कि कई स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, कईयों की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वैसे ही मेंस के एग्ज़ाम के लिए अगर किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि हैंडराइटिंग, आप जैसे आपने कहा ओवरनाइट वो बदलता नहीं है, तो हैंडराइटिंग भी ओवरनाइट आपकी एकदम से तो नहीं बदल जाती। बिल्कुल सही। क्या करें उसके लिए? ये आपने जो सवाल पूछा है इसका मैं आंसर बहुत अच्छा दे सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा जूझा हूँ और मेरी हैंडराइटिंग खुद काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और कभी कभी ऐसे भी मौके आए हैं जहाँ पे कि मुझे भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा हो कि मैंने क्या लिखा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था और जब मेरा 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें, तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा, इनफैक्ट उससे भी पहले जब मैं हंसराज कॉलेज में था और मेरे किसी पर्टिकुलर ईयर में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा जब आप लिखते हो, जब अगला उसे पढ़ ही नहीं सकता तो वो आपको जज कैसे करेगा, और आप फिर क्या मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का लाभ क्या है। तो उस वक्त भी मैं वो जो कॉपीज़ आती हैं 4 लाइन्स वाली जिसमें हम लोग लिखते हैं, जो बच्चे भी जिसमें लिखते हैं इनिशियली, वो मैं लेके आया था और मैंने कोशिश की थी कि अपना प्रोपोर्शन ठीक करूं। अब मेरा यही मानना है अगर हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उससे बदलना अगर मुमकिन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मुमकिन नहीं है तो एटलीस्ट आप ये देख लें कि आपकी हैंडराइटिंग ख़राब क्यों है। जैसे इन माय केस आई रियलाइज्ड कि जब मैं प्रेशर में लिखता हूँ तो एग्ज़ाम के प्रेशर में तेज़ लिखता हूँ तो मैं और भी ख़राब लिखने लग जाता हूँ। तो आई रियलाइज्ड कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैंने ये देखा कि आम तौर पे जो यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है वो लेंथ, आजकल तो स्पेसिफाइड ही है कितनी लेंथ इतनी है, उसमें मैं पर मिनट कितना लिखता हूँ, आइडिया लग जाता है कि मैं इतना लिखता हूँ। और अगर आपको लगता है ये तेज़ लिखने की वजह से हो रहा है तो आप धीरे लिखें। मैंने धीरे लिखना शुरू किया। धीरे लिखने का नुकसान ये हुआ कि मैं लिखता भी बहुत कम था, तो धीरे लिखूंगा तो वो और भी कम हो गया। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने धीरे लिखना शुरू किया तो मैंने बहुत प्रिसाइज लिखा, और जैसे मैंने शुरू में कहा था जो इररिलेवेंस वाली बात थी, इररिलेवेंस ना लिख के बहुत ही रिलेवेंट लिखा, चुनिंदा चीज़ें लिखी, और एक तरह से जो मेरा एक वीक पॉइंट था वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बना। तो इसको आप अभी ज़रूर, इसको मैं उनको कहता हूँ जिनकी लिखावट ख़राब है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये टाइम मैनेजमेंट से भी जुड़ा हुआ है। टाइम मैनेजमेंट किस तरह किया जाए? टाइम मैनेजमेंट का तो पूरा का पूरा खेल मेंस है ही है। एक तो टाइम मैनेजमेंट वो होता है जो आप तैयारी के दौरान कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट जो आप एग्ज़ाम के उन 3 घंटों में करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। उसमें सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, क्योंकि उस वक्त पेपर्स अलग तरह के थे, तो मेंस में 3 क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो लेंदी थे, 60 नंबर के होते थे, और 2 ऐसे होते थे जिनमें कि ABCD पार्ट होते थे, लेकिन 20 नंबर का एक होता था, और दूसरा भी 20 का एक होता था। तो मैंने ये सोचा कि मैं शुरू में 2 बड़े कर सकता हूँ, टाइम ज़्यादा रहता है। उसके बाद मैंने जो 2 शॉर्ट फॉर्म वाले होते थे वो करने शुरू कर दिए, और लास्ट में एक बड़ा वाला, इसलिए कि अगर वक्त कम होता है तो एक बड़े आंसर को कंक्लूड करना तो फिर भी आसान है। आप 3 छोटे छोटे कर रहे हैं तो आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी है जो हर व्यक्ति अपनी बनाता है। इसको ना तो कोई कोचिंग सेंटर बता सकता है, ना मैं ही बता सकता हूँ, ना कहीं पे लिखी जा सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति भी यूनिक है, उसकी वीकनेसेस भी यूनिक हैं, उसके स्ट्रेंथ्स भी यूनिक हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजीज भी यूनिक होनी चाहिए, वो यूनिक होती भी हैं। तो ये तो रही स्ट्रैटेजीज की बात। एक चीज़ अंत में ये कि सोना कितना ज़रूरी है, रिलैक्स करना कितना ज़रूरी है कैंडिडेट के लिए, क्योंकि कई बार ये यूपीएससी कैंडिडेट्स जो होते हैं वो ये समझते हैं कि हमें सिर्फ घंटों घंटों पढ़ना है। आजकल तो मैं किताब ही एक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम ही वाई वी स्लीप है, और उसका उस किताब का समरी ये है कि जब बहुत पहले प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जब इंसान जानवर जैसा ही जीवन बिता रहा होगा तो उसको सोने से नुकसान था कि फ़ायदा था। अगर हम बात करते हैं इसकी कि आसपास उसके बहुत से वाइल्ड एनिमल्स थे,
और इंसान को ख़तरा था और वो सो जाता है तो बहुत बड़ा ख़तरा है। उसके बाद भी इंसान सोता था और आज तक सोता है। इसका मतलब कि एवोल्यूशनरी स्पीकिंग इन द लॉजिक ऑफ एवोल्यूशन इसका बहुत गहरा मतलब होगा, इसीलिए व्यक्ति सोचता है। और दूसरा उसमें थीसिस ये थी कि जो ब्रेन साइज ह्यूमन बींग्स का बढ़ा है उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल इस बात का होगा कि वो नींद अच्छी लेते हैं। उसमें रेम साइकिल भी होती है, नॉन रेम साइकिल भी होती है, लेकिन अच्छी नींद के बहुत ही ज़्यादा मेरे इन माय केस तो मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसके बहुत फ़ायदे होते भी हैं और मुझे 8 घंटे की ही नींद चाहिए होती है। कभी इमरजेंसीज़ हैं तो बात अलग है, कहीं आपदा आ गई रात भर जगना ही पड़े तो अलग बात है। अदरवाइज़ इससे मैंने छेड़छाड़ नहीं की है और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कि आप छेड़छाड़ करें। और जो वन नाइट फाइट करते हैं ये सोचते हुए कि उनका एग्ज़ाम इससे इम्पैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, आपका पीस ऑफ माइंड भी इम्पैक्ट होगा और आपका कंपोजर भी इम्पैक्ट होगा। तो आई विल सजेस्ट दैट नोबडी शुड कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। और क्योंकि दीपक जी यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए खास एक्स्ट्रा टिप स्टूडेंट्स के लिए जो सब पर अप्लाई हो सके। एक तो टिप मेरी यही है कि लेस इज मोर वाला फॉर्मूला जो मैं बताता हूँ उस पर ध्यान दें। किताबें आगे तभी खरीदें जब पहली वाली आप पढ़ चुके हों, और गुंजाइश इस बात की ज़रूर रखें कि आपके एटलीस्ट 2-3 रिविजन्स हो जाएं, क्योंकि आप बहुत चीज़ें पढ़ते हैं तो इसको एसिमुलेशन भी ज़रूरी है। जब आप एसिमुलेट करेंगे तभी वहीं पे आप जवाब भी उसका लिखेंगे। और ऑनेस्ट हमेशा रहें, बी ऑनेस्ट इन ऑल सिचुएशंस। तो दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए और इस खास यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में जो हम आपके लिए नैनीताल से लेकर आए थे। आगे भी ऐसी और एक्स्ट्रा क्लास आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद करते हैं इस एक्स्ट्रा क्लास में जो भी दीपक जी ने बताया आपको वो कहीं ना कहीं आप नोट डाउन ज़रूर कर लेंगे और उसको नोट डाउन ही नहीं एग्जीक्यूट भी करेंगे।